हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डेली एनालिसिस है उसमें हम आज आपके सामने हमारा 4th वीडियो है। आज हम काफ़ी लेट हो गए, हमारा थोड़ा बिजी शेड्यूल था, उसकी वजह से जो आपको असुविधा हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आज शुरू करते हैं, हम एक डेट पीछे का एनालिसिस करते हैं, इसके साथ में जो भी करंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए अभी शुरू करते हैं। अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है यानी ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर हो रहा है, पर्शियन गल्फ के अराउंड का जो सीन है, उसकी वजह से आप सबको पता है, हम रोज इसको डिस्कशन करते हैं कि हमारी जो ऑयल सप्लाई है वो डिस्टर्ब, ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आपको लोकेशन पता होना चाहिए। लोकेशन आपको हमने पहले बता दिया था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ओमान और ईरान के बीच में है और ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, और यहाँ से लगभग पूरे विश्व का जो भी ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट होता है उसका लगभग 20% या 1/5 जो भी मूवमेंट होता है ऑयल और नेचुरल गैस का, वो इसी पाथ के थ्रू होता है। और जो आपको ये भी पता है कि हम सभी जानते हैं कि हमारा इंडिया है लगभग अपनी 88% ऑयल नीड्स का इंपोर्ट करता है, जिसमें से जो हम इंपोर्ट मेजर इंपोर्ट्स करते हैं वो गल्फ कंट्री से करते हैं, जिसमें आपका सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, इराक हो गया आपका, पहले हम ईरान से भी करते थे, इसके अलावा ओमान, कतर हो गया, कुवैत हो गया, इन सभी से हम नेचुरल गैस और जो हमारे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उसके लिए जो नेफ्ता होता है और अमोनिया होते हैं और दूसरे फीड स्टॉक्स जो रॉ मटेरियल यानी कि किसी इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होते हैं, वो भी हम यहीं से परचेज इसी रूट से आता है। तो इस वजह इन सब कंसर्न की उनके बीच में वोट चल रहा है। 3 बार पाकिस्तान की मीडिएशन में, उन मध्यस्थता में पाकिस्तान या अमेरिका और ईरान के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कुछ सर्टेन जो कंसर्न है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान अपना राइट चाहता है कंप्लीट, वो कंपनसेशन चाहता है उसको जो वॉर की वजह से कोज हुआ। तो उन सभी की वजह से जो सीज फायर नहीं हो पा रहा है। और अभी क्या है कि आपको बताया था ब्रिटेन ने भी अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो शिप्स हैं, टैंकर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए अपनी जो बैटल शिप्स होते हैं उनको भी अपॉइंट किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड में। तो इन सभी के मद्देनजर जो वेस्ट एशिया संकट आप सभी से रूबरू भी हो गए अभी, क्योंकि भारत सरकार ने अभी जैसे पेट्रोल और डीजल के 3 रुपए बढ़ाए पर लीटर पे, और कहीं जगह जो राशनिंग भी की गई। राशनिंग का मतलब कि सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा, जैसे 300 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल आपको या डीजल जो भी है किसी एक व्हीकल वाले को नहीं दिया जाएगा, यानी मैक्सिमम आप जो है फिल करवा सकते हो फ्यूल, वो आपका 300 रुपीज़ का है। अभी भारत अपनी इन सब सिचुएशन को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर सर, अपने पीएम मोदी सर अभी 5 देशों की यात्रा पे निकले, जिसमें एक आपका यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, जिससे भारत के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और बहुत सारे जो इंडियंस हैं अपने वहाँ पे, इंडियन जो वर्क पॉपुलेशन है वो भी अच्छी खासी अमाउंट में है। तो इन जो अभी 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं, मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था पहले, कि जिसमें पहले वो यूएई जाएंगे, शॉर्ट ट्रिप है यहाँ पे, और इसके बाद में वो आपके नीदरलैंड जाएंगे, फिर नॉर्वे में समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, स्वीडन से मिलेंगे, और फिर आते वक्त इटली से होके जो भी ये वर्ल्ड ऑर्डर में चल रहा है अभी, जैसे ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में भी रिसेंटली जो उनका विजिट हुई है, मीटिंग हुई है, उनके मद्देनज़र बदलते वैश्विक ऑर्डर या जो अभी जो आप जानते हैं कोल्ड वॉर, यानी कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड और 19 यानी दूसरे विश्व युद्ध, और जब तक रशिया यूएसएसआर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, वो 15 अलग अलग देशों में, उस दौर के बीच में यूएसए और रशिया आपके 2 सुपर पावर थे, और लगभग विश्व के सभी देश या तो यूएस के ग्रुप में थे या आपके रशिया के ग्रुप में थे। फिर उसके इन्हीं बेसिस के जो ग्रुपिंग है, इसी पे आपका जैसे नाटो बना, हाँ, जो यूएसए लेड है, और वार्सा पैक्ट बना जो रशियन लेड था। तो देशों के बीच में तनाव ना हो। अब जो पावर सेंटर ऑफ पावर है वो चेंज हो रहा है। चाइना काफ़ी असर्टिव है टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिकल और डिफेंस में, स्पेस में, वो अपने टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेंशन कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो इन सब कंसर्न को देखते हुए हमारे जो यूरोपियन देशों की यात्रा है, और अभी आपने पता है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो डील है
वो साइन की है, उसका इम्प्लीमेंट होना बाकी है, और दूसरे अलग अलग देशों से भी अपन ट्रेड डील कर रहे हैं, क्योंकि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड को गवर्न करता है, उसकी इनएफिशिएंसी है, जैसे उसकी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो काफ़ी टाइम से डिफंक्ट है, मतलब काम नहीं कर पा रही है, उसमें प्रॉपर अमाउंट में जो प्रॉपर स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ में उसमें मेंबर्स नहीं है। उसके अलावा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो उरुग्वे जो राउंड है, उरुग्वे यानी कि आपके साउथ अमेरिका का एक देश है उरुग्वे, उस वहाँ पे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की अंगटाड की लीडरशिप में वो वहाँ पे टॉक हुई थी कि विश्व का जो ट्रेड है कैसे करेंगे, सर्विसेज में और गुड्स में किस तरह से व्यापार करेंगे एक देश दूसरे देश के साथ में, उन सब को लेके उरुग्वे दौर की वार्ता हुई थी। और 1 जनवरी 1995 से आपका WTO जी गेट के स्थान पे एग्जिस्ट हुआ था, यानी उसकी जगह काम करना शुरू कर दिया था, उसकी अलग बॉडी है। जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पढ़ेंगे, IMF के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम WTO के बारे में पढ़ेंगे। अभी जैसे WTO का रिसेंट जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई आपके कैमरून में हुई है, यह आपको याद रखना है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जस्ट रिसेंट, उसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो अभी जो है जो UAE है और जो अपने जो ऑयल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, जैसे कल अपन ने डिस्कस किया था कि भारत ने UAE के साथ 2018 में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स वो होते हैं जो हमारी मुसीबत के समय या हमें किसी और कंट्री के सामने झुकने नहीं देते, और हम अपनी जो इसेंशियल नीड्स हैं, अपनी जो वाइटल इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर पाते हैं, और हमारी कंट्री में जो एनर्जी सप्लाई है उसको पूरी तरह से हम स्मूथली हैंडल कर पाते हैं। तो भारत में अभी जैसे 3 स्ट्रेटेजिक रिजर्व फैसिलिटीज़ हैं, 2 मंगलुरु में है, 1 पादुर में है, और जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है ये अपनी इंडिया की कंपनी है, PSU ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी भारत सरकार की कंपनी है, जिसके बारे में अपन ने कल डिस्कस किया था। और वो कंपनी आपके बेसिकली ये मेंटेन करती है ऑयल रिजर्व का, जैसे इसमें आपके नाम भी कल बताया था, इंडियन स्ट्रेटेजिक। तो इस जो टारगेट था, अभी हमने इसमें भारत ने और दूसरे भी कई एग्रीमेंट किए हैं, अभी कई मैटर्स के ऊपर उनके बीच में आर्गुमेंट हुए हैं कि हम जो है UAE में भी जो अपने गुजरात का वड़ीनार है, गुजरात के वड़ीनार में अभी जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भारत और UAE दोनों के जॉइंट पार्टनरशिप में स्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा जो UAE है वो भारत में लगभग $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, अपने जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगा। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एमिरेट का है वो RBL बैंक ऑफ इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करेगा, $3 बिलियन का। इसके अलावा जो UAE की कंपनी है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, वो भारत के सम्मान कैपिटल ऑफ इंडिया में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। तो अभी जो हमारे जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है उसमें जो FPI आउटफ्लो या गोल्ड हाई इंपोर्ट्स या जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइजेस, उनकी वजह से हमें हायर अमाउंट में पेमेंट करना पड़ रहा था। तो उसमें उसकी डायरेक्शन में जो अपन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाए हैं, ये अपने लिए कुछ राहत की खबर है। तो जो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड है, जो अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोल जो फैसिलिटीज होती हैं, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड होती है, और जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व फैसिलिटी होती हैं वो अंडरग्राउंड होती है, बीनीथ द अर्थ सरफेस। और उसमें क्या होता है कि जो रॉक होते हैं, रॉक्स के बीच में आपके क्रूड ऑयल को या नेचुरल गैस को स्टोर किया जाता है। तो ये कंपनी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अभी इंडिया में 3 फैसिलिटीज हैं अपने पास। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कितने हैं? 3 हैं, 2 मंगलुरु में है और 1 आपके पादुर में है। इसी के अलावा अभी जो अबू धाबी की कंपनी है, ये आपके अबू धाबी की जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, उसके साथ इसने LPG सप्लाई के लिए भी काफ़ी अपने को अश्योर किया है कि हम आपको LPG सप्लाई करेंगे। भारत अपनी नेचुरल गैस नीड्स का काफ़ी अमाउंट होता है कतर और UAE से पूरा करता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम अमाउंट। तो जो ये अभी आपकी PM सर की जो विजिट हुई है, इसमें आप हमारी जो गुजरात है उसके वड़ीनार में ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्टेब्लिश किया जाएगा 30 मिलियन बैरल का।
30 मिलियन बैरल ऑयल वहां पे पेट्रोलियम है वो रिजर्व हो पाएगा। इस केस में आपको ये याद रखना है कि पीएम सर को रिसीव किसने किया, क्योंकि जनरली आरपीएससी पूछ लेती है यूएई के जो किंग है उनका नाम क्या है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान है, वो वहां के क्या है, आपके किंग है यूएई के। वैसे कि आपको पता होना चाहिए यूएई में 7 अमीरातों से बना है, यानी जो एमिरेट स्टेट्स है 7 अलग अलग किंगडम है उनको मिला के यूएई बना है। दुबई भी यूएई के अंडर ही आता है। और अभी जो अपना ईरान और वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ है उस समय फुजरा जो पोर्ट है यूएई का वो काफ़ी बैड अफेक्टेड रहा है, ईरान ने उसके ऊपर अटैक किए हैं। तो इन सभी जो कंसर्न है, और अभी इसी जो ईरान और यूएई के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके मद्देनजर जो भारत में फॉरेन मिनिस्टर्स की ब्रिक्स, जो इस बार का ब्रिक्स समिट अपने इंडिया में हो रहा है उसकी चेयरमैनशिप अपने इंडिया के पास है, उसमें भी कोई जॉइंट स्टेटमेंट अपन वेस्ट एशिया क्राइसिस के ऊपर नहीं बना पाए हैं, क्योंकि यूएई और ईरान दोनों क्या हैं, अपोजिट फेस में हैं, दोनों के अलग अलग कंसर्न है, अलग अलग ओपिनियंस हैं। तो जो भी अब ब्रिक्स समिट होगा अपकमिंग उसमें अपन और डिटेल में जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अभी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई है न्यू दिल्ली में उसमें अभी कोई कंसेंसस नहीं बन पाया, क्योंकि जनरली जैसे आपके ये ब्रिक्स में है सारे डिसीजन कंसेंसस लिए जाते हैं, एक मत से लिए जाते हैं जब सभी उसके ऊपर एग्री करते हैं। तो जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ लगभग $6 बिलियन का, वो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और जो हमने नेचुरल एलपीजी सप्लाई और दूसरे ऑयल जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज है उनको लिए अश्योर किया यूएई ने कि हम आपको सप्लाई करेंगे जो भी आपका डिस्ट्रेस पीरियड है उसमें। ये अभी जो नीट पेपर लीक चल रहा है काफ़ी टाइम से चर्चा में, और उसकी वजह से हमारे इंडिया में एक जो बच्चों ने कईयों ने सुसाइड कर लिया, लगभग 30 के अराउंड जो बच्चे हैं अपने सीकर, राजस्थान में भी 2 बच्चों ने सुसाइड किया है। जो एग्जामिनेशन का स्ट्रेस होता है पेपर लीक होने के बाद में, पेपर कैंसिल हो गया नीट का, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ गए और उन्होंने सुसाइड जैसा एक खतरनाक कदम उठा लिया। तो जनरली आप सबको जो भी बच्चे होते हैं पढ़ाई करते हैं अपनी किसी प्रिपरेशन की, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सबको प्रिपेयर रहना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई एक एग्जाम आपका पर्टिकुलर लक डिसाइड नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी जैसे नीट वाले बच्चे 18-19 ईयर्स के होते हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो तो कोई बात नहीं, दोबारा भी एग्जाम देंगे तो भी स्कोर अच्छा कर लेंगे। तो ऐसे जो सुसाइड जैसे अटेम्प्ट है वो बच्चों को नहीं करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को उनको समझाना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में आए तो अपने पास रखना चाहिए बच्चों को और बहुत पेशेंटली उनको डील करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, अब दोबारा एग्जाम होगी तो आप फिर से बेटर स्कोर कर लोगे। हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एक जो हमारे इसरो के पूर्व चेयरमैन थे के राधाकृष्णन जी, मैंने बताया था कि आपको पहले आपके वीडियो में कि नीट जो एग्जाम है ये कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिकमेंडेशन पे एग्जाम कराता है। और नीट का जो 2024 का पेपर हुआ था, और नीट की मैंने आपको पहले फुल फॉर्म, ये जो मेडिकल कॉलेजेस होती है उनमें एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए एडमिशन के लिए ऑल ओवर इंडिया में नीट करवाई जाती है, 13 भाषाओं में करवाई जाती है और नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है इसकी फुल फॉर्म। तो 2024 में भी झारखंड और बिहार के कुछ सेंटर्स पे जो नीट 2024 का पेपर लीक हुआ था उसके बाद में पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट से ये प्रेयर की थी कि आप इस एग्जाम को कैंसिल कीजिए, जिसमें आपके उस टाइम पे काफी चर्चा में रहे थे आपके फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे जी, वो एक पिटिशनर थे उसमें। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वाइड स्प्रेड लीक नहीं मानते हुए ये जरूर माना कि जो बिहार और झारखंड के कुछ सेंटर्स पर जो पेपर लीक हुआ है उसको दोबारा रिकंडक्ट करवाया जाए, बाकी एग्जाम में इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया था। तो उस समय जो भारत सरकार ने है हमारे इसरो के पूर्व चेयरमैन, इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भारत की प्रीमियर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, उसने पहले के जो हमारे इसके हेड थे के राधाकृष्णन जी, उनकी चेयरमैनशिप में जैसे नीट एग्जाम है उसके
किस तरह से होनी चाहिए, उसमें किस तरह से जो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किस तरह से वाइड स्प्रेड लीक को रोका जा सके, तो उसके लिए रिकमेंडेशन देने के लिए उस कमेटी को अपॉइंट किया था। और जो राधा कृष्ण कमेटी जी हैं, उनने ये रिकमेंडेशन दी थी कि नीट के एग्जाम 2 सॉल्यूशन मेजरली जो डिस्कस किए जा रहे हैं, उनमें एक तो ये था कि हम सीबीटी बेस यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप जो कंप्यूटर सेंटर पे कंप्यूटर के आपका पेपर आएगा, वहीं पे बच्चों को सॉल्व करना ऑनलाइन, जैसे जो जेई के एग्जाम होते हैं और एसएससी के एग्जाम होते हैं, बैंक के एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं जो आप जनरली देते हैं, तो उसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होती है वो आप उसमें अपेयर होते हैं जनरली, जिसमें आप में से रेलवे की किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे इसी तरह से करवाता है। तो उसके बाद में जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री थी, उन्होंने बोला कि भाई जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास इतनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम एक साथ इतने बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं सीबीटी बेस पे, और जब अलग अलग शिफ्ट में होगा तो फिर इस पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो सकते हैं, फिर लीगल चैलेंजेस हो सकते हैं, और जो आपकी प्रोसेस है वो जुडिशियल इंटरवेंशन की वजह से रुक सकती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो अभी ऐसा कराएंगे, लेकिन अभी जो रिसेंट में 2026 वाली नीट जो 3 मई को हुई थी, वो कैंसिल होने के बाद में भारत सरकार ने, यानी उन्हें अभी सरकार के स्तर पर यह हुआ कि हम आगे से इसको सीबीटी मोड पर करवाएंगे, कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। के राधाकृष्णन कमेटी ने एक दूसरी रिकमेंडेशन ये भी दी थी कि ये हाइब्रिड मोड पे हो सकती है, यानी कि बच्चे जैसे सेंटर पे बैठ गए, सेंटर पे एंटर हो गए, वहाँ सेंटर पे एंटर होने के बाद में उनको जो सेंटर है वहाँ के कंप्यूटर्स में हम पेपर यहाँ से ऑनलाइन फीड करेंगे, फिर बच्चों वहाँ से प्रिंट आउट लेके बच्चों को एट ए टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और तो इससे हम जो पेपर लीक है उसको रोक सकते हैं। अब जो भी सरकार डिसीजन लेगी किस तरह से करवाती है, डायरेक्ट सीबीटी कराती है या हाइब्रिड मोड से एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो हम उसके बारे में जो भी अपडेट होंगे हम उसके बारे में आपको अवेयर कराएंगे। बिहाइंड द लॉन्ग वेट फॉर नीट एग्जाम गो ऑनलाइन, इसमें वो डिस्कस डिस्प्यूटेड भोजशाला साइट टेम्पल रूल्स मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। अभी ये जो मुद्दा है जनरली हमारे इंडिया में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, आफ्टर बाबरी मस्जिद जो का इवेंट हुआ था दिसंबर 1992 में, जहां बाबरी मस्जिद एबोलिशन का केस हुआ था, उसके बाद में भारत सरकार ने, उस टाइम की जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भारत में और ये धार्मिक मुद्दों को लेकर कोई विवाद ना बढ़े। बाबरी मस्जिद कांड के बाद में जो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी, उन सब से सबक लेते हुए भारत सरकार ने ये सोचा था कि आगे धार्मिक मैटर्स को लेकर सोसाइटी में डिवाइड ना हो, जिससे देश की यूनिटी है आपके अफेक्ट ना हो। आफ्टर यानी जो बाबरी मस्जिद एबोलिशन केस हुआ था, दिसंबर 1992 में, उसके बाद में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो धार्मिक मुद्दे हैं, मंदिर और मस्जिद, जो कोई भी धार्मिक स्थल है, उसको लेकर कोई विवाद ना हो, जिससे देश की एकता में बाधा उत्पन्न ना हो, देश की इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट हो सके। तो भारत सरकार ने, उस टाइम की कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक एक्ट फॉर्म किया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उस एक्ट के बाद उसमें ये प्रोविजन कहा था कि 15 अगस्त 1947 को, हालांकि बाबरी मस्जिद जो श्री राम जन्मभूमि विवाद था उसको इससे एक्सक्लूड रखा गया था, और उस समय ये इस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया था कि जो 15 अगस्त 1947 यानी कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दिन किसी भी धार्मिक स्थल, किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल का जो कैरेक्टर था, वो जिस रूप में पूजा होती थी, मान लो कोई धार्मिक विवादित स्थल है, वो मंदिर मस्जिद उसके ऊपर क्लेम चल रहा है, चर्च हो, कोई गुरुद्वारा हो, तो उस समय जैसे 15 अगस्त 1947 को कोई मस्जिद की जगह चल रहा था तो मस्जिद चलेगी, कोई मस्जिद जैसे मान लो मंदिर की जगह चल रहा है तो वो मंदिर की तरह काम करेगा। उनका रिलीजियस कैरेक्टर यानी उनकी धार्मिक जो प्रकृति है, धार्मिक चरित्र है, वो नहीं बदला जाएगा। 15 अगस्त 1947 को जिस रूप में कोई भी धार्मिक स्थल पे पूजा अर्चना हो रही थी, उसी को
उसी रिलीजियस या उसी धर्म का मानते हुए उसमें किसी के द्वारा कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। और भारत में कोई भी कोर्ट किसी धार्मिक स्थल के मुद्दे को लेकर किसी भी तरह का सूट ना तो एक्सेप्ट करेगी, ना उसमें हियरिंग करेगी। अगर कुछ कर भी रहे हैं तो उनको वहीं रोक दिए जाएंगे। हालांकि बाबरी जो मस्जिद है वो उससे अलग था। इसके बाद में ये हमारे जो है लंबे पीरियड तक ये प्रोटेक्ट करता रहा, हमारी जो कम्युनल पीस है, हार्मनी को प्रोटेक्ट करता रहा। अभी जो है उसके बाद में कुछ पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में गए, इसको चैलेंज किया। प्लेसेज ओवरशिप एक्ट को जब 2014 के बाद में भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने जो प्लेसेज ओवरशिप एक्ट 1996 है उसको चैलेंज किया कि भाई इसमें है ये इन्फॉर्म्ड नहीं है, इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन नहीं ली गई है। जो धर्म के रिलीजियस लीडर्स होते हैं धर्म के मैटर्स में, इसमें हमारी परमिशन नहीं ली गई है, हमसे कंसल्ट नहीं किया गया कि क्या करे क्या नहीं करे, और ये आर्बिट्रेरी है। तो अलग अलग धर्म के मामलों में तो आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला पेंडिंग है। अब जो नए जो मंदिर और मस्जिद, जैसे जो फेमस, एक तो मथुरा वाला है काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मॉस्क्यू का मुद्दा रहा चर्चा में, एक संबल मॉस्क्यू का मुद्दा रहा चर्चा में, और एक मथुरा ईदगाह कृष्ण भूमि ईदगाह का मैटर चल रहा है कोर्ट में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमारी, जिसमें मंदिर और मस्जिद का विवाद है कि जो हिंदू सेक्ट है, हिंदू धर्म के लोग उनको बोलते हैं कि हिंदू धर्म के पूजा स्थल थे, जहाँ पे मुगलों ने इनको जो मॉस्की है मुस्लिम धर्म स्थलों में कन्वर्ट किया। तो ये हम इनको अपना जो इनके ऊपर टाइटल है ओनरशिप है हिंदूज की है। तो ऐसे ही इसमें एक धार है मध्य प्रदेश का धार जिला, उस जिले में ये मैटर अभी चल रहा था। धार जिले में सुनवाई हो रही थी अभी धार, जिसमें उसने जो एमपी हाई कोर्ट है उसने परमिशन दी कि आप वीडियोग्राफी करो, एक्सकेवेशन करो, उससे पता चले कि उस धार्मिक स्थल का चरित्र क्या है। हालांकि जो ये जजमेंट है ये उसके बाद में हमारे उस समय के सीजेआई थे डीवाई चंद्रचूड़ जी, जब संबल मॉस्क्यू का मैटर आया था तो उनने बोला, जो पिटिशनर गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बोला कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है कि आप किसी रिलीजियस मैटर को उसकी कैरेक्टर उसका सर्वे किया जा सकता है। तो पिटिशनर्स जो मुस्लिम रिलीजन के थे उनने ये आर्ग्यूमेंट किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इस तरह से नए विवाद पैदा होंगे, और जो ये डिसीजन है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी अगेंस्ट है, और कोई भी कोर्ट सर्वे भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सर्वे तो किया जा सकता है, उस समय के सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने, कि सर्वे करने से हम उसका कौन सा रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करें। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे यूपी में और एमपी में जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा है काफी बना हुआ है। तो इसी में अभी जो एमपी का धार जिला है उसमें ऐसा बताया जाता है कि भोज राजा थे जो मध्य प्रदेश के परमार वंश के, उन्होंने ये धार में एक संस्कृत पाठशाला स्कूल जो माँ सरस्वती है उसके लिए एक मंदिर बनाया था। उस मंदिर भी बाद में मुस्लिम आक्रांताओं या मुस्लिम जो रूलर्स थे उन्होंने उसको तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बना दी। तो उसके बाद में तो अब ये जो हिंदू प्रैक्टिशनर्स है बोले कि हमारी साइट है, हिंदू धर्म स्थल है, और एमपी हाई कोर्ट में इसका सूट चल रहा था। और अभी रिसेंटली कल ही परसों एमपी हाई कोर्ट ने हिंदू धर्मावलंबियों के पक्ष में निर्णय देते हुए ये स्टेब्लिश किया कि हमारे पास जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं, उनके बेसिस पे ये जो भोज धर्म मंदिर मस्जिद है ये मंदिर है माँ सरस्वती देवी का मंदिर डिक्लेयर किया है। अब इसको लेके हालांकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है या मस्जिद की जो साइड के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी की डेट में इसको ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने मंदिर डिक्लेयर किया है, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको हैंडओवर किया है कि आप इसको प्रोटेक्ट करें। जनरली जो हमारे एंशिएंट मोनूमेंट्स होती हैं, पुरानी और रिलीजियस जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स होते हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली आपके जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो ऑथोराइज है। वो उनके लिए एक्सकेवेशन भी करते हैं किसी पर्टिकुलर जगह का पता लगाने के लिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यही डिस्प्यूट था जो अब कंप्लीटली डिसाइड हो चुका है। पिटिशनर ये अरागची हैं, ये चाबार गोल्डन गेटवे, होप इंडिया स्टिल डेवलप्स इट। जैसे कि आपको पता है कि ईरान
और जो इज़राइल है उसके बीच में काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था। और जब ईरान के बारे में इज़राइल और अमेरिका का ये मानना है कि ईरान है अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे डेवलप कर रहा है और जो यूरेनियम फ्यूल है उसको एनरिच कर रहा है जिससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, परमाणु बम। और जो मिडिल ईस्ट या गल्फ रीजन है उसके लिए जो पावर बैलेंस है उसको डिसबैलेंस कर सकता है। जो गल्फ कंट्रीज है उनमें अभी इजराइल के पास ही न्यूक्लियर वेपन है, तो ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होंगे तो वहाँ पे जो मध्य एशिया जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें। हाँ तोशेंद्र आप आ गए, और ये जो है जो भी आप सब आ गए उन सबको गुड आफ्टरनून। मेरी ओर से थोड़ा लेट हो गए इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हाँ, तो उन सब में जो है कि अमेरिका ये मानता है कि यूरेनियम है तो वो सारा का सारा यूरेनियम हमें दे दे ईरान अपना, उसके पास जितना भी यूरेनियम है वो हमारे सरेंडर कर दे ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सके। लेकिन ईरान कहता है कि नहीं भाई, हमारे पास कोई यूरेनियम नहीं है। जब ये अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था 28 फरवरी को, उससे पहले इनकी ओमान की मध्यस्थता में मीटिंगें भी हो चुकी थी 2-3 दौर की, लेकिन वो उनके बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई क्योंकि ना तो ईरान अपना जो न्यूक्लियर जो साइट्स हैं, न्यूक्लियर यूरेनियम होता है आपको एटम बम बनाने के लिए उसको एनरिच किया जाता है प्रॉपर ताकि वो फ्यूजन मैटर में कन्वर्ट हो सके। तो इन सब गुड आफ्टरनून अंजलि जी। तो इन सब के लिए जो है फिर उसके बाद में अमेरिका ने अपने जो B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट है उसमें जो ग्राउंड बस्टर आपके यूमिनेशन होता है उनका यूज़ करके ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को भी डिस्ट्रॉय किया था। आपको नाम पता होना चाहिए उन 3 न्यूक्लियर साइट्स के, जैसे नाटांज है, फोर्दो है और इस्फहान है, जहाँ पे जो ईरान है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहता है। उसके बाद में वॉर हुआ जिसमें ईरान के शाहिद ड्रोन की काफ़ी चर्चा हो रही है। ईरान के शाहिद ड्रोन जो काफ़ी सस्ता है, US की मिसाइल्स और ईरान की मिसाइल्स को भी जो अटैक हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। और इस युद्ध में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो स्ट्रेटेजिक उसके ऊपर कंट्रोल करके अमेरिका को और ईरान को, विश्व के दूसरे देशों को इस जो पीस टॉक है उसके ऊपर लाया है। तो ईरान का ये कहना है कि जो आपको पता है कि चाबार पोर्ट जो भारत ने डेवलप किया था ईरान के चाबार शहर में, अपन मध्य एशिया के जो भी देश हैं जैसे अफगानिस्तान हुआ आपका, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये नेचुरल गैस और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन सब से इनरिच है, मतलब काफ़ी समृद्ध हैं। तो वहाँ से हम जो अपने ऑयल रिसोर्सेज हैं उनको डाइवर्स करने के लिए हमने, क्योंकि पाकिस्तान हमें एक्सेस नहीं दे रहा था मिडिल ईस्ट में जाने के देशों में जो आपके मध्य एशिया के दूसरे देश हैं, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तो हम पाकिस्तान को जो ब्लॉकेज है उसको बाईपास करते हुए चाबार में हमने पोर्ट डेवलप किया था। वहाँ से हम चाबार से अफगानिस्तान मूव होके मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में जो हमारे जो भी ट्रेड सर्विसेज गुड्स होते वो करते। लेकिन अभी ये थोड़ा सा चाबार में फिर अमेरिकी सैंक्शन की वजह से भारत सरकार ने चाबार पोर्ट से अपना सारा जो ट्रेड है, बिजनेस है, वो समेट लिया था। और ईरान अभी ये उम्मीद करता है कि मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब से भारत के अच्छे रिश्ते हैं, भारत के अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते हैं, और भारत को अमेरिका और ईरान के बीच में कोई अच्छी सहमति बनाने के लिए, कोई अच्छी पीस एग्रीमेंट हो सके, इस मामले में भारत को अब आगे बढ़ना चाहिए, मीडिएटर की भूमिका में आना चाहिए। लेकिन अभी चाबार पोर्ट पे भारत सरकार का कोई ट्रेड नहीं है और ये उम्मीद करते हैं कि शायद जब स्थितियां बदलेगी, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में तो परिस्थितियां कभी चेंज होती है, तो उसके बाद में भारत सरकार शायद चाबार पोर्ट फिर से शुरू कर सके। और ये डिविजन्स बिटवीन ईरान यूएई ऑन वॉर इन वेस्ट एशिया थ्रू जॉइंट स्टेटमेंट, जैसा कि आपको पता है कि अभी पहले डिस्कस कर लिया अपने, ब्रिक्स समिट इंडिया की प्रेसिडेंसी में होगा इस बार का। इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी न्यू दिल्ली में, जिसमें जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है या जो सिचुएशन है जिसकी वजह से ऑयल और नेचुरल सप्लाई पूरे वर्ल्ड में डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे प्राइस हाइक हो रहा है आपके, और इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गई है कई, जो पूरी तरह से नेचुरल गैस और रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, वो सब, तो उन सब को बेसिस पे इंडिया ये चाहता है कि विवाद जल्दी से जल्दी ख़त्म हो ताकि हमारी ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई हो
वो प्रॉपर हो सके और जो प्राइस हाइक है, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, वो दूर हो सके। तो इसी के ऊपर कोई स्टेटमेंट, जनरली कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर अपनी ओपिनियन देते हैं, तो उसमें जनरली ये ब्रिक्स है उसका मैंडेट है कि इसमें सारे जो भी कोई डिसीजन या स्टेटमेंट लिया जाएगा वो कंसेंसस यानी कि एक मत से लिया जाएगा। लेकिन इसमें यूएई और ईरान है जो दो अलग अलग फ्रंट पे दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो उस केस में इन दोनों की वजह से कोई सहमति नहीं बन पाई। लेकिन भारत ने अपनी चेयरमैनशिप के आधार पर ये दिया कि जो वेस्ट एशिया में सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए। जो प्रभावित जो पक्ष हैं या जो इसमें जो भी पार्टीज हैं उन सबको संयम और डायलॉग से बात का हल निकालना चाहिए, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन करना चाहिए। और हालांकि जो ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर इसमें जो लास्ट ईयर अपने 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसमें 22 से ज़्यादा हमारे टूरिस्ट मारे गए थे, उसकी आलोचना की गई है। और ये हमारे लिए, जो भारत के लिए काफ़ी डिप्लोमेटिक विन है, क्योंकि जो ब्रिक्स में चाइना भी एक कंट्री है और इसमें सबने मिलके देखिए, इसमें चाइना के एम्बेसडर हैं, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। चाइना के जो भारत में राजदूत हैं उनका नाम सी फियोंग है और हेड ऑफ डेलीगेशन ब्रिक्स कंट्रीज के हैं। उन सभी ने एक मत से जो पहलगाम में हमला किया था पाकिस्तान और टेररिस्ट ने ग्रुप ने, उसकी आलोचना की है, उसको स्टेट। तो उस केस में क्योंकि आपको पता है कि जो पहलगाम हमले के बाद में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसमें चाइना ने पाकिस्तान की बहुत हेल्प की थी और उसके सपोर्ट में खड़ा हो गया था, लॉजिस्टिक के थ्रू की थी, वेपन्स प्रोवाइड करवाए थे। और जो पाकिस्तान, जो चाइना की PI-15 मिसाइल है वो भी काफ़ी चर्चा में रही थी। तो इस तरह से उनको पूरी तरह हेल्प की थी, स्ट्रेटेजिकली किया था और लॉजिस्टिकली सपोर्ट किया था। तो इस मुद्दे को देखते हुए भारत और चाइना के बीच में भी रिश्ते सुधरे हैं। भारत सरकार ने चाइना की जो कंपनीज है, चाइनीज नेशनल है, उनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी राहत दी है अभी रिसेंटली। बदलते जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको देखते हुए, क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर काफ़ी 50% जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई थी, उसके बाद में चाइना से हमारे रिश्ते सुधरे हैं। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लीडर हमारी इंडिया की जो भाजपा है उससे भी मिले हैं और दूसरे देशों के साथ हमारे कोऑपरेशन हो रहे हैं अभी। ये रशियन है सर्गेई लावरोव फॉरेन मिनिस्टर, ये भी बोल रहे हैं कि जैसे भारत के पास सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है। थोड़े दिनों पहले रशिया ने ये भी प्रपोजल दिया था कि हम भारत को LPG और जो नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल है वो सप्लाई करेंगे। तो इनमें कहा कि हमारे भारत के साथ, जैसे कि आपको पता है, भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी प्राचीन और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, काफ़ी वैल्यूएबल है। तो उन सब के मद्देनज़र हम इंडिया को तैयार हैं, जब भी इंडिया चाहेगा हमसे ऑयल सप्लाई लेना या जो नेचुरल गैस है आपकी सी जो भी है और जो फर्टिलाइजर फीड स्टॉक्स हैं वो सब जब भी परचेज करना चाहेगा हम तैयार हैं उनकी सप्लाई पूरी करने के लिए। अभी जैसे हमने बात की थी, अभी PM सर UAE के बाद में नीदरलैंड जाएंगे, वहाँ की टॉप लीडरशिप से मिलेंगे और जो नीदरलैंड है यानी पहले का हॉलैंड है, उसमें उसकी जो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस है उनको भारत में अट्रैक्ट करेंगे, उनकी कंपनीज को, कि वो हमारे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें। इसी में इनके जो नेवी के ऑफिसर हैं उन्होंने बोला कि जो इंडिया और नीदरलैंड है दोनों जो है अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं और दूसरे नेचुरल पाइपलाइंस होती हैं गैस की, फ्यूल की, उन सबको प्रोटेक्ट करने में उनको उनकी सिक्योरिटी में आपस में मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि नीदरलैंड भारत के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या टेक्निकल कोएलिशन बनाने के लिए एग्री है। तो इसके कुछ अच्छे, अभी ये सुप्रीम कोर्ट सेट एसाइड हाई कोर्ट ऑर्डर सस्पेंडिंग सेंगर जो सेंटेंस यानी सजा पनिशमेंट हुआ था, तो ये उन्नाव का मैटर है। उन्नाव MP की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का ये जो कुलदीप सेंगर थे, वो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्नाव, ये यहाँ के MLA रहे हैं। और तो एक जो माइनर गर्ल है उसका इन्होंने उसको किडनैप किया, उसका रेप किया और फिर उसके फादर को भी टॉर्चर किया, उसकी फादर की भी पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई। तो उन दोनों मैटर्स में यानी उन्नाव जो रेप सर्वाइवर है उसके साथ रेप के चार्ज में, और जिसमें वो नाबालिग थी, तो वहाँ उसको पॉक्सो एक्ट के तहत, जो पॉक्सो एक्ट है आपका 2012 का, पॉक्सो एक्ट 2012,
पॉक्सो एक्ट की फुल फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। जनरली जो ये पॉक्सो एक्ट है वो 2012 जो जनरली आपके नाबालिग होते हैं और मतलब जो चाइल्ड होते हैं, जनरली इस एक्ट में जो सेक्शन है कुछ प्रोविजन जो ऑफेंसेज हैं यानी कुछ अपराध हैं जो बच्चों के साथ किए जाते हैं लेस देन 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके साथ। ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। जो आपका पॉक्सो एक्ट है ये क्या है आपका जेंडर न्यूट्रल, यानी कि इसमें जो आपका विक्टिम होगा वो मेल और फीमेल दोनों विक्टिम हो सकते हैं। इसमें जो सेक्सुअल ऑफेंसेस को एनलिस्ट किया गया है, कुछ ऑफेंसेस है जो बच्चों के साथ किए जाते हैं, जैसे बच्चों के साथ काफ़ी यौन हिंसा बढ़ती है और बच्चों का जैसे पोर्नोग्राफी यानी जो पोर्न फिल्म इंडस्ट्रीज होती है जिसमें अश्लील फिल्में बनती है उनमें बच्चों का यूज़ किया जाता है। बच्चों को जो उनका मेंटल हेरेसमेंट होता है, कुछ जो हमारे सोसाइटी के जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं जनरली वो सभी बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनके साथ सेक्सुअल बैड टच का आपने सुना है काफ़ी, तो बच्चों को गलत तरीके से छूते हैं और उनकी जो ट्रस्ट का फ़ायदा उठा के, क्योंकि बच्चे उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो उनके ऊपर जो ट्रस्ट है उसका फ़ायदा उठा के बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस करते हैं और कई बार इन सेक्सुअल ऑफेंसेस की वजह से बच्चों की डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे मैटर्स जिनमें, क्योंकि हमारी जो आईपीसी थी पहले, आजकल बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, पहले इंडियन पिनल कोड था, वो इन एक्ट को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करता था, स्पेशली बच्चों से रिलेटेड होते थे। फिर आईपीसी के मैटर्स में जो ट्रायल होता था कोर्ट में काफ़ी लंबा चलता था और बच्चों के साथ प्रॉपर तरीके से एविडेंस ये नहीं होते थे, एविडेंस पेश करना, बार बार कोर्ट में ले जाना बच्चों को। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए बच्चे बहुत सारी बार अब उनके साथ हुए जो सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं, बुरे बर्ताव है, उनको छुपा लेते थे, अपने पेरेंट्स को या किसी को शेयर नहीं करते थे। तो ऐसी सभी चीज़ों को जो चाइल्ड के अगेंस्ट बच्चों के साथ ऑफेंस होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंस हो गए, मैं उन सब को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार ने 2012 में एक्ट बनाया जिसमें तहत 18 साल से कम बच्चों के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है, जिसमें एग्रेवेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस है, सेक्सुअल अबूजेज है, यानी कि जो उनके सेक्स अब्यूज़ होते हैं उनका जो वीडियोग्राफी या फिल्म इंडस्ट्री में चाइल्ड पोर्नोग्राफी में यूज होता हो, तो उन सब जो क्राइम है जो इसमें लिस्ट है पॉक्सो एक्ट में, उनमें पनिशमेंट भी किया गया था। इस पॉक्सो एक्ट में 2019 में अमेंडमेंट किया गया, काफ़ी चाइल्ड जो है ब्रूटल रेप किए गए चाइल्ड्स के साथ, छोटे बच्चों के साथ, और इसमें कई बच्चों का भी यौन शोषण किया जाता है यानी बॉय चाइल्ड्स का, तो उन सब में उनकी डेथ हो गई, काफ़ी मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ता है। तो इसमें 2019 में ये संशोधन किया कि जो एग्रेवेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेशन होता है, जिसमें जो सेक्सुअल ऑर्गन्स का जो इंटरसेक्स होता है उसमें जो ज़बरदस्ती किए जाते हैं या जो रिलेशन वाले जो उनके ट्रस्ट वाले होते हैं या आर्म फोर्सेस हैं उनके थ्रू होता है, या जो किसी ड्रोट या डिस्प्लेसमेंट या माइग्रेशन या किसी युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों के रहने वाले बच्चे हैं, उनके साथ अगर कोई ऑफेंसेस किया जाते हैं जो सेक्सुअल नेचर के हो, उनको एग्रेवेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस है, उनके मैटर्स में डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया गया था कि उन तरह के मामलों में जिनकी बच्चों की डेथ हो जाए, माइनर बच्चे उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो, गैंग रेप किया जाए, यानी बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक बच्चे का रेप करें, चाहे मेल हो या फीमेल बच्चा हो, और जैसे डिफेंस फोर्सेस के जो हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन का काम होता है उनको सिटीजन्स के देश के, अगर वो ऐसा करते हैं तो उन तरह के केस में जो बच्चों के साथ जो भी अपराध होंगे उनमें जो डेथ पेनल्टी का है, अगर बच्चे की डेथ हो जाए या उसकी जो ऑर्गन डैमेज हो जाए या मेंटल सिचुएशन काफ़ी बढ़ जाए गैंग, तो उन सब केसेज में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन किया 2019 में अमेंडमेंट करके। अभी जो ये कुलदीप सेंगर थे इनके ऊपर ट्रायल कोर्ट ने जहाँ ट्रायल चला, जो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी स्टेब्लिशमेंट की गई। जो पॉक्सो एक्ट है उनके लिए अलग से कोर्ट है जो सिर्फ पॉक्सो मैटर्स को सुनते हैं ताकि जल्दी सुनवाई हो सके और छोटे बच्चों को जल्दी न्याय मिल सके। इसके अलावा इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन भी किए गए बच्चों को बार बार कोर्ट में ना आना पड़े। कोई पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करता है मैटर का तो जनरली तो फीमेल पुलिस ऑफिसर ही करती है, लेकिन अगर कोई मेल भी हो तो बच्चे को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएगा, बार बार बच्चे से क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, बच्चे के घर पे जाएगा और उनके पेरेंट्स की मौजूदगी में उनसे क्वेश्चनिंग होगी।
ऐसे प्रोविजंस इस एक्ट में किए गए हैं ताकि बच्चों के जो मेंटल सिचुएशन है वो डिस्टर्ब ना हो और बच्चों को सही अमाउंट में न्याय मिल सके। भारत सरकार काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन चला रही है बच्चों को कि उनके साथ जो भी कोई जाति हो उसके बारे में लोगों को बताएं, वो उनको छिपाएं नहीं। जो भी है हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे होते हैं, इल माइंडसेट के लोग होते हैं। तो जो कुलदीप सेंगर को, क्यों वो बच्ची नाबालिग थी, उसमें पॉक्सो में उनको पनिशमेंट हुआ, तो उन्होंने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, बोला कि वो बच्ची जिसका रेप किया गया है, एलिज्ड है कि जो रेप हुआ है वो नाबालिग नहीं थी, वो बालिग थी रेप के टाइम पे। और जो है कि पॉक्सो एक्ट की जो डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट, उसको 20 साल की तो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में एमएलए नहीं आता है। जो पॉक्सो एक्ट में जो हायर ये डेथ सेंटेंस होता है 20 ईयर का सेंटेंस, जो तो वो सेंटेंस यानी वो सजा, सेंटेंस मतलब हिंदी में सजा, सजा सुना जाती है, तो वो सजा सिर्फ उसी को लिए एप्लीकेबल है जो पब्लिक सर्वेंट हो। और क्योंकि आईपीसी में जो डेफिनेशंस दे रखे हैं, आईपीसी के जो सेक्शंस होते हैं उसमें जो सेक्शन 2 है उसमें डेफिनेशन की परिभाषाएं, किसका मतलब क्या होगा, उसमें एमएलए इंक्लूड नहीं है। तो उस टाइम हाई कोर्ट ने, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्योंकि इस केस का ट्रायल यूपी से बाहर चला था दिल्ली में, क्योंकि यूपी में बच्ची के परिवार की हत्या हो गई थी और उसके पिता को पुलिस टॉर्चर करके मार दिया गया था पुलिस थाने में। तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि कुलदीप सेंगर पॉलिटिकल पार्टी से था और पॉलिटिकल पर्सन है, काफ़ी इन्फ्लुएंस है, गवाह भी कई की डेथ हो चुकी है, तो प्रॉपर उसको जस्टिस नहीं मिल पाएगा, फिर हियरिंग नहीं हो पाएगी, ट्रायल नहीं हो पाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको दिल्ली में ट्रांसफ़र किया था ऑर्डर पे, और इसमें ट्रायल होके पूरा केस दिल्ली की कोर्ट ने उसको पनिश किया। फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने इनिशियल इसको सस्पेंड कर दिया था, फिर पिटिशनर जो पीड़ित है खुद सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया था, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको रद्द कर दिया। सेट असाइड का मतलब उसको निरस्त कर दिया कि भाई ऐसा कैसे संभव है कि जो पब्लिक सर्वेंट में आपका एसएचओ आता हो, पुलिस कांस्टेबल आता हो, लेकिन एमएलए नहीं आता हो। एमएलए पब्लिक को रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो पब्लिक फंड से पैसा भी सैलरी लेता है, तो इन सब के बावजूद वो इस डेफिनेशन में नहीं आता। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो डेफिनेशन है, जो लीगल इंटरप्रिटेशन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल व्याख्या की है पब्लिक सर्वेंट वर्ड की, जो आईपीसी के सेक्शन 2 में है, उसकी नैरो डेफिनेशन की है, और इसके बेसिस पे इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो नई व्याख्या की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल फिर से व्याख्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन, तो ये इंक्लूड होना चाहिए। पॉसिबल नहीं कि जो ये पोस्ट है एमएलए की, वो ट्रस्ट की पोस्ट है कि आप किसी पर्टिकुलर रीजन के लोग अपने एमएलए पे काफी ट्रस्ट करते हैं। तो ये आपके लिए पॉक्सो एक्ट के बारे में जानना जरूरी था। आपके जो स्पेशली आरएस की प्रिपरेशन करें, आरएस में तो जो आरएस की राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है उसमें तो पॉक्सो एक्ट है आपके मेंस के सिलेबस में। पॉक्सो एक्ट है, राजस्थान टीनेंसी एक्ट है, राजस्थान रेवेन्यू एक्ट है, और ये माता पिता कल्याण अधिनियम 2007 है। इसके अलावा जो पोश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है विमेन्स ऑन वर्क प्लेस, वो भी है, जो विशाखा गाइडलाइन के आधार पर बनाया गया था। और ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं। तो जो आरएस वाले बच्चे हैं उनको लीगल जो ये फीचर्स होते हैं वो अच्छे से जानने हैं। ये एक झारखंड की कोई मूवी है, वैसे इतना जानना अपने लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है इसमें। इस मूवी का नाम है सेरेंग, झारखंड की मूवी है ये एक कोई ट्राइबल वुमेन थी। जनरली जो कोई ट्राइबल वुमेन थी वो झारखंड में आई थी, फिर किसी मुस्लिम लड़के के साथ उसका कांटेक्ट हुआ, पर्सनल रिलेशनशिप मतलब बनी, और फिर वो लिव इन रिलेशनशिप या लव जिहाद जैसा कुछ टॉपिक हो सकता है, लेकिन आपको इसको कंसिडर नहीं करना है। और ये एड्रेस करता है कि जनरली जो बांग्लादेशी बोलते हैं कि बांग्लादेश के बहुत सारे लोग इंडिया में रहते हैं, तो जो बांग्लादेशी इन्फ्लेटर घुसपैठे हैं वो राजस्थान भारत में आ गए, और जो भारत की यानी जो यहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन है, उनका मिसयूज कर, उनको अब्यूज़ करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। यही बेसिकली है ये मूवी। अगर खोज जो झारखंड के रेफरेंस में है, इसमें एक जो लेडी है मागी मुंडा, ये ट्राइबल वुमेन थी। तो अभी जो से आप धर्मांतरण का अलग अलग भारत जो बीजेपी गवर्न जितने भी स्टेट्स हैं उनमें और दूसरे भी स्टेट्स में है, वो रिलीजियस कन्वर्जन को लेके काफ़ी
स्ट्रिक्ट कानून बने, उसमें यह है कि शादी करने के बाद में अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वो शादी नल एंड वॉइड मानी जाएगी। रिलीजियस कन्वर्जेंस के यूपी में बहुत सारे केस अभी सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि इसके ऊपर जो लीगलिटी को चैलेंज कॉन्स्टिट्यूशनली का मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कब इसमें जजमेंट देता है, इसमें राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन माना जाता है बहुत सारे, इसी ग्राउंड पे राइट टू प्राइवेसी की, फिजिकल ऑटोनॉमी या राइट टू मैरिज है, या आर्टिकल 21 के तहत आता है, इसमें इंटरफेरेंस कर रहा है स्टेट। लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया। ये हंटा वायरस अभी चर्चा में रहा था, अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया कि हंटा वायरस क्या है आपका। जैसे कोरोना वायरस होता है, हंटा वायरस के बारे में अपन ने सुन लिया था, हंटा वायरस। और अभी ये चर्चा में इसलिए रहा था कि एक शिप था एमवी हॉन्डियस, नीदरलैंड का शिप था एमवी हॉन्डियस। इस तो एमवीएस हॉन्डियस जो ये शिप था, इस शिप में कुछ पैसेंजर्स थे, उनमें हंटा वायरस के सिम्टम मिले थे। हंटा वायरस होता है ये जूनोटिक वायरस है। ये क्या है आपका? जूनोटिक वायरस। जू का मतलब एनिमल किंगडम से होता है ना, जूनोटिक वायरस। यानी कि ये वायरस आपको पता है कि जैसे आपके ये जो होते हैं पैथोजेंस होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है आपका, वायरस होता है आपका, पैरासाइट होता है, जिसकी वजह से आपको इलनेस होती है, यानी कि जो हम बीमारियां होती हैं बेसिकली, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं जो एक आदमी से दूसरी आदमी में फैलती हैं, वो सब बीमारियां जनरली वायरस बैक्टीरिया इनकी वजह से होती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। इसके अलावा आपने कोविड, कोरोना का काफी नाम सुना है। तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो जनरली ज़्यादातर वायरस कोजेज होते हैं, यानी वायरस की वजह से ही फैलती हैं। तो जैसे कोरोना की तरह ये भी जूनोटिक वायरस है, यानी जानवरों से इंसान में पहुंचता है और इंसान से इंसान में फैलने की इसकी रेट बहुत स्लो होती है। मैंने आपको पहले बता दिया कि हंटा वायरस का जो नाम है वो बेसिकली जो साउथ कोरिया में एक रिवर है, हंटन रिवर है, उसके नाम पे रखा गया है। और एमवी हॉन्डिस जो मोटर व्हीकल है आपका शिप, ये चर्चा में रहा। भारत के भी एक शिप के ऊपर भारत का भी एक सिटीजन था, उसको स्पेन में क्वारंटीन किया गया है, यानी सबसे अलग रखा गया है। कोरोना में क्वारंटीन वर्ड काफी चर्चा में रहा था, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अलग किया गया था। हालांकि इसमें 3-4 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे केसेस आए हैं जो शिप में हैं, तो उन सब लोगों को शिप से जो ये शिप जो आपका अर्जेंटीना से स्पेन आ रहा था इसमें पाए गए, फिर इन सबको केप वर्डे आइलैंड अटलांटिक ओशन में वहां पे रखा गया। फिर वहां पे कईयों को ट्रीटमेंट किया गया, नीदरलैंड में, डेनमार्क ऐसी कंट्रीज में। उनमें से ज़्यादातर ठीक हो चुके हैं, कुछ जो इन्फेक्टेड मतलब है वो रहे हैं। और इसके सिम्टम्स जनरली कोल्ड लाइक होते हैं, जैसे आपको फ्लू हो जाता है, जैसे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, सांस में प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, ये इसके ह्यूमन से ह्यूमन फैलने के चांसेस कम होते हैं। डब्ल्यूएचओ ने फिर ऐसे एडवाइज भी जारी की कि जो ये है जो आउटब्रेक की सिचुएशन में नहीं है, अभी नॉर्मल स्टेज पे है और हमें पेंडेमिक जैसा जो डिस्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, पेंडिंग जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। पेंडेमिक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दूर में कोई बीमारी फैल जाती है। एक एंडेमिक टर्म यूज होता है जो किसी लोकल एरिया तक ही उसका रीजन हो, उसका एक्सपेंशन सिर्फ लोकल एरिया, जैसे मान लो कि आपके बीकानेर में कोई बीमारी फैल गई तो उसको एंडेमिक बोलेंगे अगर वो बीकानेर के रीजन में रहे। पर बीकानेर के अलावा जैसे बीकानेर के आसपास के दूसरे डिस्ट्रिक्ट या पूरे राजस्थान में फैल जाए, या फिर पैंडेमिक का मतलब पूरी वर्ल्ड लेवल पे फैल जाए, तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं। जनरली किसी पर्टिकुलर कंट्री में इनमें होने में वो पैंडेमिक नहीं मान जाती। जनरली वायरस आपका है, ये जनरली किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी किसी की बॉडी में प्रवेश करने के बाद में सजीव की तरह बर्ताव करता है, उसके पहले आप ये निर्जीव की तरह होता है। और जैसे अभी थोड़े दिनों पहले भारत सरकार ने ह्यूमन पेपिलो वायरस होता है उसकी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की थी 15 से अबव, और जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स है उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए। हालांकि वो टारगेट जो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से पूरा नहीं कर पाए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है, आपने बताया था वेजाइना का जो अपर पार्ट, वेजाना और यूट्रस के बीच का पार्ट होता है, जनरली फीमेल्स में जो मेजोरिटी डेथ होती है वो सर्वाइकल कैंसर की वजह होती है। और ये एक ऐसा कैंसर का फॉर्म है जो ट्रीटेबल है, यानी उसका इलाज हो सकता है। तो ये जो चर्चा में रही वायरस, एचपी वायरस, ह्यूमन पोपिलो वायरस, एचपीवी, जो सर्वाइकल कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है।
और ये हंटा वायरस आपके फ्लू लाइक सिम्टम ही होते हैं, कोरोना के जैसे मिलते जुलते होते हैं। हंटा वायरस वार्निंग है, वाई आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब पहली बार कोई बीमारी का कहीं भी पता चलता है उसको आउटब्रेक बोलते हैं, ठीक है। फिर वो फिर ज़्यादा दूर में फैलती है। जैसे व्हाट प्रैक्टिकल चेंजेस आर मोस्ट अर्जेंटली नीडेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द नेक्स्ट मेजर जूनोटिक आउटब्रेक। जैसे कोरोना की वजह से भारत में क्या पूरे विश्व में क्वारंटीन इन लॉकडाउन वर्ड से आप अपीयर फेमस है, उससे इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो रुक गई, और जो सारे एक्टिविटीज़ हैं, लोग घरों में कैद हो गए थे, उससे लोगों में क्या हो गया, साइकोलॉजिकल प्रेशर पैदा हो गए, बहुत सारे इफेक्ट हुए। तो ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए, और काफ़ी लोगों की डेथ हुई जिसमें हम उनको प्रॉपरली अमाउंट में हम ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाए। सभी को पता चला कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कमियां हैं। तो ऐसी सिचुएशन का दोबारा से ना पैदा हो, जैसे कोरोना जैसी हालत ना हो जिसमें काफ़ी लोग ऐसा हम एक मारे गए, हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं था, हमने पैरेलल ट्रीटमेंट जो भी है सिमिलर ट्रीटमेंट उनका यूज़ किया। तो ऐसी सिचुएशन ना हो तो हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए। इसमें जो राइटर है उसने डिस्कस किया है कि जो मेजर जोनेटिक जो जानवरों से इंसानों में फैलती डिजीज है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक सर्विलांस सिस्टम यानी निगरानी होनी चाहिए, और फिर इंफॉर्मेशन डिसिमेशन यानी इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह प्रसारण होना चाहिए टाइमली। तो इसमें बोला है कि WHO को वन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए, जो एनिमल और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है उसके बीच में जो भी इंटरफेस यानी इंसान और जानवर के बीच में जितना कांटेक्ट होता है उस कांटेक्ट को मॉनिटर करने के लिए क्या होना चाहिए, एक हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, सर्विलांस मॉडल होना चाहिए। और फिर रियल टाइम यानी वास्तविक समय में जैसे आपको 10 बजे खबर मिली तो 10 बजे ही आप उसको एक्सपेंड करना चाहिए, उसको दूसरे लोगों को बताना चाहिए। तो सर जो इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन है, डेटा शेयरिंग होनी चाहिए कि कहाँ पे किसी पर्टिकुलर जो नेशनल्स हैं अलग अलग कंट्री, जैसे कोरोना का है वो चाइना से हुआ था आउटब्रेक स्टार्ट, तो ऐसे दूसरी बीमारियां होती है जैसे जो मध्य अफ्रीका की कंट्रीज है, कांगो हैं, उसमें इबोला जैसे वायरस काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो इन सब के बारे में आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए कि कौन सा जो वायरस है वो खोज हुआ, फिर उसके बारे में क्या क्या हमारे पास अवेलेबल रेमेडीज हैं, क्या मेडिसिन है, और क्या दूसरे मेजर्स लिए जा सकते हैं कि जो पर्टिकुलर बीमारी आउटब्रेक वो हाई एरिया में एक्सपेंड न हो, इसका ज़्यादा फैलाव न हो, हम लोगों को बचा सके प्रॉपर अमाउंट में। तो इस बारे में एक सर्विलांस या निगरानी सिस्टम होना चाहिए, आपका मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आपस में मिलके इंटीग्रेटेड तरीके से एक साथ मिलके इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, ताकि नई इन्वेंशन रिसर्च करना चाहिए हेल्थ और डेवलपमेंट के ऊपर। और पेंडेमिक जो कोई नेगोशिएशंस होने चाहिए कि बड़े लेवल पे कोई बीमारी फैले तो उसको कैसे हमको कंट्रोल करना है, किस तरह से हमें उसको मॉनिटर करना है। तो इस सब बारे में इसने ये किया है कि ग्लोबल लेवल पे एक मॉडल सेट होना चाहिए, एक सर्विलांस मॉडल। हम पूरी दुनिया के यानी अलग अलग देश अपने देश में होने वाली किसी पर्टिकुलर वायरस खोज या बैक्टीरिया खोज की वजह से जो भी डिजीज हो रही है, फर्स्ट टाइम नॉलेज में आ रही है, उनके लिए सारी इंफॉर्मेशन अपने जो भी एसोसिएट हैं दूसरे देशों को प्रोवाइड करनी चाहिए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, जिससे बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। और ये ट्रम्प और शी की अभी मीटिंग थी, इसमें जैसे हमने कल भी मैंने आपको बताया था कि जो चाइना अभी ये यूएस प्रेसिडेंट की 2017 के बाद में पहली मीटिंग हुई, चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर काफ़ी टाइम से चल रहा था। जब यूएस ने चाइना के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने भी यूएस के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। और जब आप सबको पता है कि आज के दौर में यानी आज का जो मॉडर्न एज पीरियड है इसमें चाइना काफ़ी अग्रेसिव है, असर्टिव है, यानी वो बहुत सारी चीज़ें एक्वायर कर रहा है। जैसे साउथ चाइना सी के ऊपर लगभग पूरे साउथ चाइना सी पे अपना क्लेम करता है 9 डैश लाइन के थ्रू। इसके अलावा उसने हमारे इंडिया का भी बहुत सारा जो एरिया है वो ऑक्यूपाई कर रखा है 1962 के वॉर के तहत। उसके बाद में जैसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड पीओके का अक्साई चीन चाइना को दे दिया, उसके ऊपर भी चाइना ने अपना क्लेम करता है, अपने मैप में दिखाता है, उसको अक्साई चीन के रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। गलवान क्लैश में भी अपन ने देखा, रवि पाक जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें भी वो ट्रेड रूट को जो पुराना रेशम रूट में सी रूट और लैंड रूट है पाथ के थ्रू उसने अपनी जो एक्सेस बढ़ाई है। इसके अलावा श्रीलंका में जैसे हब्बन टोटा कोलंबो में उसने अपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी किए हैं, वहाँ के पोर्ट लीज पे लेके वहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सर्विलांस जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश कर रहा है। और भारत को जो रिंग ऑफ फेंस वो है पर्ल
चारों ओर से मॉरिशस में भी उसका बेस है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, जैसे पहले क्या क्वाड काफ़ी चर्चा में रहा, जिसमें भारत, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, सॉरी यूके नहीं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, यूएस, इन चारों का क्वाड है जो इंडो पैसिफिक पीस और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन के लिए टॉक करता है। उनका कि जो हिंद प्रशांत महासागर है, यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो रीजन है उसमें शांति बनी रहे और सभी देशों को एक दूसरे देश की सॉवरेनिटी के, संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, उसके इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। और जो एक्सेस है इंडो चाइना सी का, कि जैसे आपको पता है कि साउथ चाइना सी है जो पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है, उसके थ्रू ग्लोबल ट्रेड होता है हायर अमाउंट में, जिसके ऊपर चाइना टैक्सेस इंपोज करता है और उस एरिया का मिलिटराइजेशन कर रहा है। तो वहाँ पे जो ट्रेड और गुड्स और सर्विसेज का जो ट्रेड होता है, मूवमेंट होता है, वर्ल्ड कंटेनरशिप का मूवमेंट होता है, उनके ऊपर चाइना का कंट्रोल बढ़ेगा, उनसे टैक्स लेगा तो उसकी इनकम जनरेट होगी। तो चाइना इन फ्यूचर अगर कब को ब्लॉक कर सकता है अपनी किसी बात को मनवाने के लिए। इसके अलावा चाइना ताइवान के मैटर में इसमें कंसर्न है कि ताइवान के साथ यूएसए के अच्छे रिश्ते हैं, रिलेशन है। चाइना ताइवान को चाइना का हिस्सा ही मानता है। चाइना में जो गवर्नमेंट है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ताइवान में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है। भारत के दुनिया के बहुत सारे देशों की ताइवान के साथ कल्चरल और ट्रेड रिलेशंस हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मान्यता नहीं देता है चाइना ताइवान को चाइना का ही भाग बोलता है और ताइवान के मामले में चाइना की वन चाइना पॉलिसी है। तो वन चाइना पॉलिसी का संबंध ये है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। तो अभी जो चाइना को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड यूएस कराता है और अभी जो यूएस प्रेसिडेंट की चीन के साथ मीटिंग हुई, जिसमें चीन ने उनके बोइंग विमान को परचेज करने का कुछ दूसरे इकोनॉमिक ट्रेड डील हुई है, उसकी वजह से शायद चाइना को ऐसा लगता है कि जो या विश्व के जो स्ट्रेटेजिक लीडर्स हैं या पॉलिटिकल जो कमेंटेटर्स हैं, विश्व लेवल पे जो विशेषज्ञ हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उनका मानना है कि ताइवान के मैटर में ट्रम्प शायद चाइना के सामने कुछ झुक गए हों। अभी जो भी उसका रिजल्ट होगा तो इसमें ये है कि जो अब ये शायद नए से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके 1991 के बीच में जो वर्ल्ड दो पोल में बटा हुआ था, एक तो आपका यूएसए की लीडरशिप में रशिया वाला, आज का विश्व है जो यूएसए और चाइना के लीडरशिप में बाइपोलर ऑर्डर हो सकता है। उसको लेकर अभी नए नए देश आपस में टॉक कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और तो आने वाले समय में हमें जो वर्ल्ड ऑर्डर है, कुछ नए देशों के रिलेशन के बारे में पता चलेगा, जो सीनियर है। तो हम जैसी भी सिचुएशन होगी उसके बारे में अपन डिटेल में और स्टडी कर लेंगे। ये अभी आपने सुना कि जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे राहुल गांधी जी, वो ग्रेट अंडमान निकोबार गए थे। वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो भारत सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, यानी उसके काफ़ी हमारे एस्पायरेशंस है, ग्रेट निकोबार रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें भारत सरकार ने बोला कि भारत सरकार यहाँ पे लगभग 15 लाख जो पेड़ हैं, लगभग इतने सारे पेड़ों की कटाई करेगी और इस पेड़ों की कटाई करने से आप वहाँ के बायोडाइवर्सिटी और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको नुकसान पहुँचा रहे हो, उनकी लाइवलीहुड को आप उनसे स्नेच कर रहे हो। और जो कुछ इस ट्राइबल पॉपुलेशन में कई पॉपुलेशन है जो पीवीटीजी है, पीवीटीज होते, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते, पॉपुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एक कैटेगरी है ट्राइबल, यानी जो ये आपकी अनुसूचित जनजाति होती है, उनमें से कुछ ऐसी जनजातियां जिसमें लो लेवल ऑफ लिटरेसी यानी शिक्षा का स्तर ज़्यादा होता हो, हेल्थ फैसिलिटी ना होती हो और जो उनकी आर्थिक गतिविधियां हैं वो आपकी शिकार करने या पेड़ पौधों की पत्तियां कलेक्ट करने, हंटर गैदरर्स ऐसी हो, जो रूट्स है फ्रूट्स है उनको कलेक्ट करके खाते हो, और जो नॉर्मल पॉपुलेशन से काफ़ी दूर सेपरेटली रहते हो, तो उन सब पॉपुलेशन, उन सारे ट्राइबल ग्रुप्स को भारत सरकार ने बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनको पर्टिकुलर स्टेटस दे रखा है पीवीटीज में, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। राजस्थान की जैसे शहरिया कम्युनिटी आपके 12 डिस्ट्रिक्ट में है, किशनगंज और शाहबाद जो तहसील है वहाँ पे शहरिया आपकी ट्राइबल है, वो पीवीटीज के अंदर आती है। 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अलग अलग स्टेट में हैं, उनमें ये पीवीटीज के अंदर आते हैं, जिनकी जो लिस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जो अनुसूचित जनजाति मामलों का मंत्रालय है, वो सारी लिस्ट इसमें जारी करता है कि कौन कौन से ट्राइबल जो पीवीटीज के तहत है अभी की डेट में। और ये जो पीवीटीज का है गठन, ये ढेबर जो कमीशन था
उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर 1961 या 62 में किया गया था डेबर कमीशन की रिपोर्ट पे कि कुछ ऐसी ट्राइबल पॉपुलेशंस है, ट्राइबल जिनकी डिस्टिंक्ट कल्चरल यानी कि विशेष सांस्कृतिक मान्यताएं हैं और उनको बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है। इनमें से जैसे जो आपका अंडमान निकोबार है, इसमें इन 2 ट्राइब्स का नाम लिया, शोम्पेन है और एक सदर्न अंडमानीज है, दक्षिण अंडमानी और शोम्पेन ट्राइबल है। ये जो इससे वर्स्ट अफेक्टेड होगी पीबीटीज हैं, जिनके लिए आपने बहुत सारे प्रोटेक्शन कर रखे हैं। और उसके अलावा दूसरा इस आर्टिकल में ये भी कंसल्ट किया है कि ये इकोलॉजिकली काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, जो भारत के हॉट स्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जैसे आपका सुंडा लैंड है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट वर्ल्ड के, उनमें से जो अंडमान निकोबार है ये सुंडा लैंड में पड़ता है। और यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पीसीज हैं, चाहे लिव फ्लोरा हो यानी प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, तो ये उनका डिस्ट्रैक्शन होगा। अपन डेवलपमेंट के बेसिस पे डिस्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी डिस्कस किया गया है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये काफ़ी सिस्मिक रीजन है, एक्टिव सिस्मिक रीजन है, यानी कि ऐसे सिस्मिक रीजन का मतलब जो भूकंप प्रोन क्षेत्र होते हैं, यानी वहाँ पे भूकंप आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमने यहाँ पे अगर इंजीनियरिंग की नज़र से नहीं, अगर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यानी कि हमारे वाइटल इंपॉर्टेंट जो नीड्स हैं, इंटरेस्ट हैं, जो हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंटरेस्ट होते हैं, अगर उनके हिसाब से भी देखें तो ये काफ़ी जो मतलब डिवास्टेटिंग स्टेप होगा कि भारत सरकार का इसके बारे में सोचना चाहिए फिर से कि अब हम वहाँ पे, ये पूरी तरह स्टेबल प्लेस नहीं है, अनस्टेबल अर्थ है। जैसे भूकंप आते हैं ना, भूकंप का सिंपल मीन्स होता है अर्थ की सरफेस का कांपना, हिलना, यानी पृथ्वी की सतह का हिलना। अब हालांकि भूकंप के अलग अलग जो अपन देखेंगे उसमें जो अर्थ की प्लेट्स होती हैं, अपन जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स के बाद में आ गया, कुछ अपसारी प्लेट होती हैं जो एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसकी वजह से अर्थ में वाइब्रेशन होता है। और जो नीचे मैग्मा होता है वो ऊपर आता है, वोल्केनिक इरप्शंस भी होता है। और इसके अलावा जैसे एक कन्वर्ज प्लेट होती है जो पास में आती है, एक ट्रांसपेरेंट, तो उन जो कन्वर्ज प्लेट होती है उनकी वजह से जो अर्थक्वेक आता है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। उससे उन अर्थक्वेक की या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से कभी सरफेस जो लैंड एरिया है वो आपका अपलिफ्ट हो जाता है, कभी सबमर्ज हो जाता है, पानी में डूब जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जब है, इतना सेंसिटिव एरिया है जो सिस्मिक रीजन है, एक्टिव सिस्मिक रीजन्स में है, वहाँ पे हमारा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उससे हम अपने पूरे ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर पाएंगे। तो इस बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए। और इसमें इस आर्टिकल में हमारे जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत स्थापित हुआ है और जिसका मैंडेट है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का, और एनवायरनमेंट और जो बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज है उनके एनहेंसमेंट का, उसने जनरली सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे ही इसको अप्रूव कर दिया, इस प्रोजेक्ट को, जिसका मेन फंक्शन एनवायरनमेंट को बचाने का है। तो एनजीटी ने, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने अपने जो मैंडेट है उसको वॉयलेट किया। इसमें काफ़ी डिस्कशन किया गया है। तो ये सब जो कंसर्न है आपके स्ट्रेटेजिक, ये मेंस में आपके ठीक रहेगा। और ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक ऐसे है कि यहाँ से जो शिप होती हैं, ट्रेड होता है, वो काफ़ी अमाउंट में जाता है। तो और ये जो है आपका अंडमान जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जहाँ से वर्ल्ड का 70% ऑयल, नेचुरल गैस का और जो दूसरे गुड्स का ट्रेड होता है उसके पास में है, और जिससे भारत को इकोनॉमिक इनकम होगी और स्ट्रेटेजिक एनहेंसमेंट होगा। भारत रणनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत होगा। जो भारत की वर्ल्ड लेवल पे है, ग्लोबल लीडर की जो इमेज है उसमें काफ़ी ये भारत सरकार का मानना है कि उनकी इमेज काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो लेकिन एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के हिसाब से ये थोड़ा फिजिबल नहीं माना जा सकता, क्यों इसमें 10-90 लाख के अराउंड आप पेड़ काटोगे। जैसे कि हमारा, जैसे हम UNFCCC में क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, आपके UNCCD है, उन सब जो कन्वेंशन है जिनके भारत सरकार एक साझेदार है, पार्टी है। फिर हम हमारे जो एनवायरनमेंट्स के जो टारगेट्स हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की डायरेक्शन में जो हमारे अभी हमने NDC डिसाइड किए थे कि भारत सरकार 2047 तक लगभग जो 2005 के फ्यूल यूज़ करी थी उसका 47% कम करेगी, 60% अपनी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से करेगी। तो उन सब के रेफरेंस को देखते हुए, उन सब को देखते हुए भारत सरकार का ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू भारत इंडियन गवर्नमेंट।
तो वो थोड़ा फिजिबल एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं लग रहा है। इसमें कंसल्ट के इसमें बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज हैं। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब वो उसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। जो एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, जो हम स्ट्रेटेजिक जो भी गेन करेंगे हमारे इंटरेस्ट उनसे अभी ये जो पुराने 3 थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट का मतलब जहां पे टेम्परेचर के द्वारा क्या किया जाता हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जाती हो। और जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो आपके भारत सरकार की एक PSU है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसके द्वारा स्टेब्लिश किए जाते हैं। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी थर्मल पावर प्लांट बनाते हैं, जैसे राजस्थान के सूरतगढ़ में थर्मल पावर प्लांट्स है, छबड़ा में है 12 के थर्मल पावर प्लांट्स। तो जो थर्मल पावर प्लांट्स होती है उसमें हम जनरली जो कोल का यूज़ करते हैं, लिग्नाइट का, किसी भी टाइप के कोल का, या कहीं नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं, जिससे हम वाटर को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, जिससे स्टीम बनती है। और इस स्टीम से आपका क्या होता है, टरबाइन घुमा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं, टरबाइन को घुमा के। तो उसकी वजह से क्योंकि कोल का यूज ज़्यादा होता है तो और उससे पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है। तो इस डायरेक्शन में क्योंकि भारत सरकार 2047 तक अपनी जो 2035 तक है अपनी एनर्जी नीड्स का 60% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर बढ़ा रही है। और 2025-26 की यूनियन बजट यानी केंद्र सरकार के बजट में भारत सरकार ने ये टारगेट भी रखा है कि हम जो वर्तमान में एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा से जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं 8.8 गीगावाट, उसको 2047 तक हमें 100 गीगावाट का टारगेट लेना है। इस डायरेक्शन में भारत सरकार ने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है। और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत सरकार ने शांति एक्ट 2025 पास किया है, जिसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे वेस्टर्न कंपनीज की हैं, अमेरिका की, चाइना, जर्मनी की और फ्रांस, और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं, वो भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उनके लिए उनको इससे जो इन केस जब कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो तो उनकी कोई लाइबिलिटी भी नहीं है। जो शांति एक्ट भारत सरकार ने 2025 में पास किया, शांति एक्ट, इस एक्ट के तहत जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ प्राइवेट सरकार के अलावा, पहले ये जो सेक्टर है एटॉमिक एनर्जी का पूरी तरह भारत सरकार के अंडर में था। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला है और PMO के अंडर आता है, वो जनरली जो पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उन सब में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल था। तो शांति एक्ट 2025 में भारत सरकार ने ये पास किया है। इस एक्ट के थ्रू भारत सरकार ने जो प्राइवेट यानी दूसरे निजी निवेशक होते हैं, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज के, चाहे इंडिया के कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो, वो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादित कर सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करके जनरली जो पावर प्लांट्स होते हैं इसमें यूरेनियम फ्यूल का यूज किया जाता है भारत में। और दुनिया में अधिकांश देशों में कुछ जगह थोरियम का यूज होता है। तो इसमें 3 साइट हैं जहां पे पहले थर्मल पावर प्लांट थे जो बंद हो चुके हैं। वहां पे भारत सरकार ने लगभग 700 मेगावाट के या 220 मेगावाट के पावर प्लांट स्थापित करने का, यानी 700 मेगावाट विद्युत क्षमता या 220 मेगावाट की विद्युत क्षमता उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी है, वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का सोचा है। इसके लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी भारत सरकार ने अपने बजट में इन्वेंट किए थे। और तो ये सब आपके एटॉमिक एनर्जी के थ्रू हमारा जो क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हमारा बढ़ने का जो टारगेट है उसमें हम काफ़ी मूव होंगे, स्मूथली मूव होंगे, और हम इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे इसमें। हालांकि जो न्यूक्लियर एनर्जी से पावर जनरेशन उसके थोड़े कंसर्न्स होते हैं। कोई एटॉमिक एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे 1986 में रूस के चेरनोबिल में हुआ था, न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ था, तो उसके ह्यूमन और एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी बुरे प्रभाव पड़ते हैं, डैमेज हो जाता है। फुकुशिमा 2011 में भी न्यूक्लियर रिएक्टर लीकेज हो गया था। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़े सेफ्टी कंसर्न है इसमें। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये मानना है कि भारत सरकार को सिविल लाइबिलिटी से मुक्त नहीं करना चाहिए, कि यानी कि वो बिजनेस करे तो कम से कम कंपनसेशन के लिए तो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जो किसी प्राइवेट व्यक्ति की के न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की वजह से हो रहा है, तो कम से कम अगर आप उसको प्रोसिक्यूट, पनिशमेंट, सजा ना दो, तो जो अफेक्टेड लोग होते हैं उनको कंपनसेट तो करो, उनको क्षतिपूर्ति तो करो, उनका ट्रीटमेंट का जो कुछ भी है ऐसा प्रोविजन जरूर होना चाहिए इस एक्ट में। और अभी जैसे हमने कल डिस्कस की थी कि भारत सरकार ने जो इंडियन जो फॉरेनर नेशनल्स होते हैं जो इंडिया
के शेयर मार्केट में, या जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन सब का, और जो सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, भारत सरकार के बॉन्ड, क्योंकि भारत सरकार अपने जो, क्योंकि उसका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में जब डिफरेंस होता है तो उसको कवर करने के लिए मार्केट से लोन लेती है, उधार लेती है, और जो मार्केट से भारत सरकार जितना भी उधार लेती है उसको अपन फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, राजकोषीय घाटा बोलते हैं। मार्केट से चाहे वो निजी लोगों से लो, अपने देश के लो, दूसरे देश के लोगों से लो, वो जितना भी मार्केट से उधार लेती है भारत सरकार, वो आपका राजकोषीय घाटे को बताता है, यानी फिस्कल डेफिसिट बताता है। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस है उसको। तो इंडिया ने क्या किया कि जो पहले विथ होल्डिंग टैक्स का मैंने कल भी बताया था आसान भाषा में, आज थोड़ा हिंदी में बताता हूं मैं थोड़े एग्जांपल के साथ। विथ होल्डिंग टैक्स क्या होता है? जनरली जैसे मान लो कि एक इन्वेस्टर है, वो जैसे भारत के मार्केट में, शेयर मार्केट में किसी, जैसे मतलब टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लिए उसने, या भारत सरकार के बॉन्ड खरीद लिए उसने। राष्ट्रीय बचत पत्र का नाम सुना ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मैं 1 मिनट में हाँ, तो जैसे कि हम देख रहे थे कि मैं आपको विथ होल्डिंग टैक्स के बारे में बता रहा था। विथ होल्डिंग टैक्स जैसे मान लो फॉरेन नेशनल्स होते हैं जो या तो इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करते हैं, गवर्नमेंट यानी जो भारत सरकार के, आप सिंपल एग्जांपल में देख लो, राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जनरली मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ, आप में से शायद कुछ को ऐसा लगे। वैसे आप सबने जो हमारा सेशन ज्वाइन कर रखा है, मेरे साथ लाइव है, उन सबको मेरी ओर से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और मैं आपके मैसेज का जनरली मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैं जनरली आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाने का मेरा कंसर्न रहता है, तो इसलिए मैं सबको हाय हेलो नहीं बोल पाता हूँ। हाँ, तो विथहोल्डिंग टैक्स के बारे में आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी कि इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि जहां से आप इनकम जनरेट हो रही है आपकी, उस जगह पे सरकार क्या करती है, जब कोई भी आपके टैक्स अप्लाई करता है। जैसे जनरली जो सरकारी एम्प्लॉई हैं, जो गवर्नमेंट सैलरी लेते हैं, उनमें एक टर्म यूज होती है TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सोर्स का मतलब कि आप जहां से इनकम जनरेट कर रहे हो, उस इनकम के ऊपर एक कर कटौती होगी। तो इसको आसान भाषा में बोलो तो आप इनकम टैक्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये इनकम टैक्स नहीं होता, इनकम टैक्स आपकी पर्सनल इनकम के ऊपर लगता है, जो गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड बना रखा है उसके अकॉर्डिंग
तो जो है ये आपकी आय जो जनरेट होती है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट में जो सैलरी होती है सैलरीड एम्प्लॉय की, उस सैलरी के ऊपर जो सरकार है उसका थोड़ा अमाउंट डिडक्ट करती है, क्योंकि उसकी सर्विस करने से जो सैलरी आ रही है उस सैलरी में से थोड़ा उसको टीडीएस है। इन टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, आप आसान भाषा में ये समझ सकते हैं, आपने जो भी आय हुई, आपको इनकम हो रही है, जो इतना लाभ हो रहा है, उस लाभ में से गवर्नमेंट आपसे थोड़ा शेयर लेती है, उस शेयर को अपन टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यानी तो विथहोल्डिंग टैक्स के रेफरेंस में क्या होगा, जो अभी भारत में 20% लग रहा था उसको भारत सरकार ने कम करके 5% करने का भी डिसीजन लिया है, या डिस्कशन चल रहा है जो भी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई फॉरेन नेशनल्स हैं, ये सब किस जो समस्या है, जो आपका वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ उसकी वजह से जो पेट्रोल और नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं, फर्टिलाइजर्स जो रॉ मटेरियल है उनके प्राइस बढ़े हैं, तो उन सबको देखते हुए उनको, क्योंकि हमें अब हायर अमाउंट में डॉलर पेमेंट करना पड़ रहा है, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले काफी गिर रही है, जैसे कि आपको पता है $1 को 96 रुपीज के बराबर या उससे भी ज्यादा हो गया है। तो उन सभी को देखते हुए भारत सरकार जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो, क्योंकि भारत में इकोनॉमिक स्लो डाउन है, क्योंकि सप्लाई नहीं हो रही अपनी नेचुरल गैस की, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज बहुत सारी बंद हो गई है, और फ्यूल की भी जो सप्लाई है राशनिंग होने लगी है, सर्टेन अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उन सब की वजह से जो फॉरेन रिजर्व है, यानी फॉरेन जो एक्सचेंज है आपके, यानी कि हमको इंपोर्ट करने के लिए जो डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है उसकी कमी हो गई थी। $38 बिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज है अपना, जो एफपीआई है वो आउटफ्लो हो गया। गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर भी सरकार ने ड्यूटी लगाई है। तो ऐसी तरह से कि हमारे पास और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, लोग दूसरे देश हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें। हमने कल भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने विथ होल्डिंग टैक्स को कम किया, तो जब ज़्यादा इन्वेस्ट तब करेगा जब हमारे यहाँ की जो प्रक्रिया है वो आसान हो, और जो यहाँ जो फॉरेनर्स यहाँ इन्वेस्ट करने उसको ज़्यादा रिटर्न मिले, यानी ज़्यादा आय प्राप्त हो, ज़्यादा ब्याज प्राप्त हो। तो उसके ऊपर सरकार को क्या करना चाहिए कि जो रेट सरकार टैक्स ले रही है वो कम होना चाहिए। विथ होल्डिंग टैक्स का मतलब आपको मैंने बताया कि जैसे किसी फॉरेन इन्वेस्टर है, ये अमेरिकी सिटीजन है, इस अमेरिकी सिटीजन ने भारत सरकार के जो नेशनल सेविंग जो है आपकी सर्टिफिकेट बॉन्ड है वो ले ली, परचेज कर ली। ये टाइम जो पीरियड है, ये टाइम बॉन्ड्स होते हैं आपके, परचेज कर ली। इन बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होती है, भारत सरकार जो भी नेशनल है, जो अमेरिका का ये नागरिक है, भारत में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मान 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हो, और भारत सरकार और 100 रुपए इन्वेस्ट करके उसको 120 रुपए की इनकम हो रही हो, जैसे टैक्स रेट इसकी क्या है 120 रुपए अपन जनरली, तो जो 120 रुपए का इसकी तो एक तरह से इसने 20 रुपए की इनकम अर्न की, यानी कि जो 100 रुपए इसने भारत सरकार को उधार दी, उन 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए का आपका जो अमेरिकन नागरिक को 20 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। यानी हम जैसे किसी के पैसा उधार लेते हैं तो उसको ब्याज पे करते हैं ना, तो सेम ऐसे ही भारत सरकार को 100 रुपए उधार लिए अमेरिकी नागरिक से, और उसको 120 रुपए हमने पे किए, यानी कि 20 रुपए का हमने उसको इंटरेस्ट पे किया, ब्याज दिया है। इस 20 रुपए के ब्याज के ऊपर भारत सरकार पहले टैक्स लेती। इस 20 रुपए का जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ उस फॉरेन नेशनल को, अमेरिकी को, इस 20 रुपए के ऊपर भारत सरकार 20% आपका टैक्स लेती है। उसी टैक्स को आप बोलते हैं विथ होल्डिंग टैक्स, यानी कि 20 रुपए के ऊपर 20% अगर आप टैक्स लोगे तो लगभग 4 रुपए का जो है आपको भारत सरकार वो टैक्स लेगी, और जो फॉरेन नेशनल है उसको ब्याज मिलेगा सिर्फ 16 रुपए का। अब क्योंकि फॉरेन नेशनल को क्या हो रही है, इनकम ब्याज कम मिल रहा है, तो और जब आर्थिक जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, ऐसी सिचुएशन में जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती जा रही हो, तो उस परिस्थिति में फॉरेन नेशनल क्या करेगा कि वो बॉन्ड परचेज करने के लिए नहीं कर पाएगा। बॉन्ड परचेज क्यों करेगा, वो किसी दूसरे मार्केट में जहां पे उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो वहां पे वो बॉन्ड परचेज करेगा और वहां पे अपनी मनी इन्वेस्ट करेगा। तो इसी कंसर्न को दे रहे कि हम 20% ले रहे थे, अब भारत सरकार ने इसको कर दिया 5% करने जा रही है। 5% करेगी भारत सरकार, तो अब जो 20 रुपए पहले उसको इनकम इंटरेस्ट हो रहा था, ब्याज मिल रहा था 20 रुपए, उसका अगर 5% आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग उसको जो 5% आपका रेट हुआ, अब उसको सिर्फ 1 रुपया इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी 20 में से अब 1 रुपया उसको भारत सरकार को विथ होल्डिंग टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और जो फॉरेनर को अब इनकम होगी
वो होगी 19 रुपए की, पहले हो रही थी 16 रुपए की, तो 3 रुपए की इनकम उसको ज़्यादा मिल रही है, 3 रुपए का ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। तो वो क्योंकि उसको ब्याज इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा, वो इन्वेस्टमेंट यहीं पे करेगा। तो जो विथ होल्डिंग टैक्स की वजह से क्या होगा कि जो फॉरेनर्स है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, और तो इससे हमको क्या होगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी, जिससे हमारा जो फॉरेक्स है वो बढ़ेगा, और क्योंकि पेमेंट हायर अमाउंट मिलेगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मूव होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिससे पूरी इकोनॉमी को ओवरऑल बेनिफिट होगा। इसके अलावा कल एक टर्म और थी FCRA, एक फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स होते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भारत सरकार होती है, कुछ जो NRI होते हैं, इंडियन सिटीजन्स होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन, मतलब ऐसे भारतीय नागरिक जो 182 दिन से कम समय भारत में रहते हैं और बाकी टाइम विदेश में रहते हैं, वो फॉरेन करेंसी में अपने भारतीय बैंकों में अपना डिपॉजिट रखते हैं, धन जमा रखते हैं फॉरेन करेंसी में, यानी कि FCRA ऐसे बैंक अकाउंट है NRI की, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी अनिवासी भारतीय जो भारत में कम निवास करते हैं, 182 दिन या 6 महीने से कम निवास करते हैं, इनके फॉरेन करेंसी में, डॉलर में, यूरो में पैसा है वो भारत के बैंक अकाउंट्स में होता है। और भारत के बैंक अकाउंट्स में पैसा होता है तो भारत के जो बैंक होते हैं आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए लोगों को धन ज्यादा उधार दे सकते हैं। तो इस अकाउंट के जो पैसा है इनका रखा हुआ, इसके ऊपर भारत सरकार, जैसे नॉर्मल बैंक क्या करते हैं, आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो आपको रिटर्न देती है, इनके ऊपर भारत सरकार अच्छा खासा रिटर्न देती है। उसके अलावा जो NRIs है उनको कोई फैसिलिटी भी देती है। तो अभी कुछ चर्चा में रहा था कि जो अभी सिचुएशन जो चल रही है उसमें कि हमारे पास जो FCR है उसके पेमेंट का हम यूज कर सकते हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, लेकिन हालांकि अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई है। भारत सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, इसके अलावा जैसे शुगर का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, और एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट है आपका एडवांस अथॉराइजेशन गोल्ड के बारे में, उसके ऊपर भी भारत सरकार ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं। एडवांस अथॉराइजेशन का मतलब ये एक ऐसी इंपोर्ट है जो पर्टिकुलर जो कुछ कंपनियां हैं वो अपने जैसे पहले से इंपोर्ट को जो लाइबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार की परमिशन से गोल्ड इंपोर्ट कर सकती हैं। वो उनकी लाइबिलिटीज के लिए जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत है जेम्स और ज्वेलरी का बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है फॉरेन कंट्रीज को, लेकिन भारत गोल्ड ज़्यादा इंपोर्ट करता है दुनिया में चाइना के बाद में। तो हम जो गोल्ड इंपोर्ट करते हैं फिर उसमें हम इंजीनियरिंग या उसमें वैल्यू एडिशन करके हम दूसरे फॉरेन देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहां हमारे जो पहले से एक्सपोर्ट ऑर्डर है उनको पूरा करना हो तो उस केस में भारत सरकार की परमिशन से हम गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी भारत सरकार जो अभी महंगाई बढ़ रही है, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस की, उसकी वजह से सभी स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह नज़र बनाई हुई है। हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, अभी जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, जो इंडस्ट्रियल जो होते हैं उनकी बॉडी होती है, उसका दिल्ली में एनुअल समिट हुआ था, उसमें भी उन्होंने बोला था कि भारत सरकार सभी चीज़ों को अच्छे से देख रही है और चीज़ें आगे ना बिगड़े उनके ऊपर भारत सरकार नज़र बना रही है, कोई दूसरे डिसीजन ले रही है। तो ये मैंने आपको विथ होल्डिंग टैक्स बता दिया, सिंपली एक तरह से उधार दिए गए धन पर ब्याज है, यानी कि भारत सरकार को उधार दिया गया जो ब्याज है उस ब्याज पर भारत सरकार का लिया गया टैक्स है। और विथ होल्डिंग टैक्स मैंने आपको बता ही दिया। हाउ मच डू एफ इन्वेस्ट इन डेट। देखो, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का मतलब यह होता है कि ऐसे विदेशी इंस्टीट्यूट या ऐसे विदेशी नागरिक जो भारत के शेयर बाजार में यानी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। अभी जैसे मैंने आपको रिसेंट में बताया था कि मान लो कोई अमेरिकी कंपनी है, वो टाटा कंपनी के शेयर खरीद लेती है, जैसे कोई अमेरिकन कंपनी है, जैसे आप अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट है उसने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, ऐसे टाटा के शेयर खरीदती है। तो वो जो टाटा के शेयर परचेज किए हैं उन परचेज में उन्हें जो भी इन्वेस्टमेंट किया, जितना अमाउंट पे किया है, वो आपका क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स होता है। एक एफडीआई होता है जो डायरेक्ट भारत की प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। फॉरेन नेशनल्स या फॉरेन कंपनी सीधा भारत में प्रोडक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट में या उन सब में पैसा लगाती हैं।
तो उसके भी दो रूट होते हैं एफडीआई के। एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है जिसमें भारत सरकार से कम परमिशन लेनी पड़ती है, कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, नो फॉर्मेलिटी। एक दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट जिसमें भारत सरकार से परमिशन लेती है प्रोजेक्ट्स के बारे में, कोई फॉरेन नेशनल या फॉरेन कंपनी उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करती है। तो जब हम इकोनॉमी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो इन सब को हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो भारतीय कंपनियों के शेयर परचेज करते हैं, यानी कि भारत की कैपिटल मार्केट में यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए हम पैसा मुहैया कराते हैं। तो अदर कंट्रीज भी ऐसे टैक्सेस लगाते हैं, हाँ बिल्कुल लगाती हैं। अभी जो ऐसे विथ होल्डिंग टैक्स है यूएस 30% लगाता है, यानी कि कोई भी यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदेगा उसको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट पे 30% यूएस को देना पड़ेगा टैक्स। जर्मनी भी लगाते हैं 26.4, फ्रांस भी 25 और चाइना 10% लगाता है। हांगकांग और सिंगापुर ऐसी दो कंट्रीज हैं जो ऐसा कोई टैक्स नहीं रखती, यानी कि वहां पे कोई भी फॉरेनर इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज करेगा, उनके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना है। और ये गोल्ड और सिल्वर ड्यूटी है, अभी भारत सरकार ने इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। गोल्ड के ऊपर लगभग 15% कर दिया। जो भी यानी कि जब आप कोई गोल्ड बाहर से परचेज कर रहे हो, उस गोल्ड के ऊपर जो भी आपकी परचेजिंग अमाउंट बन रही है उस अमाउंट के ऊपर आपको एडिशनल 15% आपको टैक्स गवर्नमेंट जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो पे करनी पड़ेगी। और ये इस मुद्दे से कि हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज, हमारी इंपोर्ट जो इसेंशियल है उनको फुलफिल करने के लिए, जैसे ऑयल और नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है, फीड स्टॉक्स हैं और दूसरे टेक्नोलॉजी जो इंपोर्ट्स होते हैं टेक्निकल, और जो हमारी डिफेंस और एयरक्राफ्ट या वेपन इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए रॉ मटेरियल्स होते हैं, उन सबको इंपोर्ट करने के लिए पैसे की कमी ना हो, इसलिए भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इस ड्यूटी के बढ़ाने के बाद साथ ही भारत सरकार ने एक मोरल अपील भी की है सभी देशवासियों से कि फ्यूल की सप्लाई कम करो, गोल्ड पे खर्च कम करो थोड़े टाइम के लिए, अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस को देखते हुए। लेकिन उसका कोई कुछ मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया है। अभी इंपोर्ट ड्यूटी में जो भारत सरकार का मैं सोच रही है, एक्सपेक्टेशन रही है, उसके कंपेयर में कम ही गिरावट आई है। ये एक चार्ट है जो आप मेंस में लिखने के आपके काम आता है। इसमें ये रेट है कि भाई इंडियन गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटीज है पहले 6% अब 15% कर दिया। इंपोर्ट्स ऑफ प्रेशियस मेटल्स है, इसमें आपके गोल्ड भी आ गया, प्लेटिनम भी आ गया, सिल्वर भी आ गया। जैसे डायमंड को रिप्रेजेंट करता है कि हमने कितना डायमंड, ये बिलियन डॉलर में इतना हमने किया। ये गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, सबसे ज़्यादा हमने गोल्ड ही परचेज किया है, दूसरे मेटल से वो कम किए हैं। तो हमारा जो गोल्ड इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और भारत सबसे ज़्यादा गोल्ड आपका स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करता है, दूसरे नंबर पर आपका यूएई का आता है, संयुक्त अरब अमीरात का आता है। गोल्ड इंपोर्ट सर्ज 82%, यानी इसी अप्रैल में 82% हुआ। और जो हमारा व्यापार घाटा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। व्यापार घाटा मतलब जो भी वस्तु में व्यापार करते हैं, यानी कि विदेशों से हम कुछ वस्तुएं आयात करते हैं, वहाँ से मंगाते हैं और अपने देश की कुछ वस्तुएं बाहर बेचते हैं, वो इसी गोल्ड इंपोर्ट की वजह से आपका जो घाटा है, व्यापार घाटा, वो 28 बिलियन डॉलर का हो गया। जब हम डेफिसिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फाइनेंस जो रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, और तो उन सब के बारे में और डिटेल में पढ़ें। मर्केंडाइज का मीन्स होता है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का मतलब वस्तुओं का एक्सपोर्ट कितना किया। इंडिया वैसे सर्विस का एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंडिया का जनरली करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, वो कैपिटल अकाउंट सरप्लस होता है भारत का। और ये कांगो में एक इबोला, ये भी वायरस जनरेटेड डिजीज है, इबोला, कांगो जो मध्य अफ्रीका की कंट्री है। और ये चाइना जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है इस बार का, जो आपका जून में स्टार्ट होगा, वो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की जॉइंट होस्टशिप में हो रहा है। वो सब तीनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उसके जो हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट, जैसे आप सभी आईपीएल देखते हैं तो आप देखते हैं कि आईपीएल के मैचेस को जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स हैं वो दिखाते हैं। तो उनको दिखाने के जो राइट है, उनको पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करने के राइट वो चाइना मीडिया ग्रुप ने अभी खरीदे हैं बोली लगा के। तो बस ये स्पोर्ट्स में है आपका। और आज के लिए बस हमारा इतना ही। अब जो आगे दूसरे करंट अफेयर्स होंगे हम उनके बारे में, जो जनवरी से अप्रैल के, उनके धीरे धीरे साथ में ऐड करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी, वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेके सारी भी जितने की इकोनॉमिक टर्म चर्चा में रही है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और एनवायरनमेंट के लेके जितनी भी चर्चाएं रही हैं उनकी वीडियो हम मे भी कल तक ज़रूर डाल देंगे आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।